रोज विरार से हाथ में काला बैग पकड़कर आता है टूटा हुआ ख्वाब जिसकी जिंदगी में उम्मीद के नाम पर सिर्फ अफसोस है। रोज विरार से हाथ में काला बैग पकड़कर आता है टूटा हुआ ख्वाब जिसकी जिंदगी में उम्मीद के नाम पर सिर्फ अफसोस है। सर से सर लगाकर चढ़ती उतरती भीड़ें अंधेरी दादर से बोरी बली डोंगी मिली तक कदम से कदम मिलाकर सीढ़ियों पर चढ़ता झुंड जिसे पहुंचना है दफ्तरों में जाकर बैठना है कुर्सियों पर जिन पर कल कोई और बैठता था कल कोई और बैठेगा झुंड जिसे गुलामी करता शौक पड़ चुका है। उनकी कहानी किसी पेंटिंग से कही जाए तो पेंटर थक जाएगा खींच के लकीरें गोल 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 और छोड़ देगा बनाकर एक मोटा सा गोला एक ही जगह पर घूमता दिशाहीन पहिया से कहीं नहीं पहुंचना। यही ख्याल है तक नहीं पहुंचता है। आसपास बहुत ऊंची इमारतें हैं शायद टकरा कर गिर जाता होगा कौन जाकर देखे इमारतों के उस पार पड़े उस टूटे जख्मी ख्याल को तक पहुंचना चाहता था। एक 50 साल 30 साल दिखने के जुनून में जब धीमी चलती लोकल से उतरने की कोशिश में गिरते गिरते बचता तो अंदाजा लगा लेता है कि अगली मर्तबा जवानी आजमाने की कोशिश नहीं करेगा। और उसकी बीवी लॉ फूटने से पहले ही निकल आई बीमार बेटी का पता करने आई थोड़ा उसके साथ रोने थोड़ा हंसने थोड़ा धीमी आवाज में ये कहने की कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ता अपना घर बचाने के लिए जानते हुए कि कुछ तो मैं कर ही सकती थी। और इन सब में एक भीड़ में ये सोचता हूँ कि तिवारी अब 32,000 बनवा लेता और मेरी कविता को पैसे लेकर भी नहीं सुनते। भीड़ बनने में क्या बुरा है कविता तो लिखी जा सकती है भीड़ कवि सुनने में इतना बुरा नहीं लगता। बर्फ कभी भी पड़ जाती है और ढक लेती है सतह को कई दिनों तक तब तक जब तक बीज दम घुटकर सड़ नहीं जाते मर नहीं जाते। कब तक बच्चों को पेट बर्फ पे नमक लगाकर चटाते रहेंगे थक चुके हैं वो भी पेट में आटा चावल महसूस करना चाहते हैं। और जब सैलानी आकर ये कहते हैं कि आप जन्नत में रहते हैं तो पेट का दर्द और बढ़ जाता है भूख और ऊपर हो जाती है। पर रिंची में हिम्मत नहीं करती बीज दफनाने की उसे मालूम है कि बर्फ और नासमझ होगी तो वो चिमनियां ढक देती है मवेशी मार देती है बर्फ रोक देती है उनके जीने के साधन। जब लोग कैमरा लेकर जन्नत की फोटो निकालने आते हैं तो रिंची रो पड़ती है आखिरी बार भर के बीज मुट्ठी में सारे के सारे निकल जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि बर्फ को फर्क नहीं पड़ता कि रिंची कौन है और ढोल मतलब की मर चुकी है। सेक्शन 377 आपको मालूम है criminalizes homosexuality in our country, संविधान उत्तर कॉन्स्टिट्यूशन। तुम मैं संविधान और कच्ची से एक रस्सी साथ बैठते हैं कुछ बहस बाकी है। तुम मैं संविधान और कच्ची से एक रस्सी साथ बैठते हैं कुछ बहस बाकी। तुम काला सा चश्मा पहनकर हाथ में मोटी सी किताब पकड़कर आना तुम सबके सामने बाबा साहब कहूँ। तुम कहना आजादी के कोई दो पहलू नहीं होते आजादी टुकड़ों में नहीं मिलती आजादी तोहफे में नहीं मिलती आजादी सबको एक जैसी मिलती है। ये सब बहुत कहना लोग हंसेंगे तुम पर जैसे हंसते हैं कुछ पर सोचता हूँ अपने आंसू छुपा लूं सब किसी से ना ऊपर नहीं कितना मुश्किल था क्या मजबूरी थी किसी को पास बिठा के पूछ लिया होता यहाँ तो पत्थरों से प्यार किया जाता है सांप से हवा से पानी से लकड़ी से इंसानों से क्यों नहीं। मान लेते कुछ लोग अंधे पैदा होंगे मान लेते कुछ लोग अंधे पैदा होंगे मान लेते कुछ हैवान पैदा होंगे अगर नहीं समझ पाए कुछ इंसान पैदा होंगे जो नहीं पढ़ेंगे कायदे जो नहीं पहनेंगे मुखौटे जो अपनी हकीकत से सट कर रहेंगे। तुम कब क्यों किसके कहने पर आ गए अंदर और बैठ के मेरे बिस्तर पर लिखने लगे कानून की धाराएं। अच्छा जब आ ही गए हो तो इस किताब में ये भी लिखो कि मेरी चादर का रंग कैसा हो मेरा तकिया कैसा हो सोते हुए सर किस तरह करना है बिस्तर की जमीन से ऊंचाई कितनी हो और जब बाहर जाओ तो जानते हैं ये भारत का संविधान है। ऐसे चलें अन्यथा ना चले। मैं नहीं हूं तुम पर तुम सा हूं बहुत मैं नहीं हूं तुम पर तुम सा हूं बहुत तुम्हारे जख्म दिखते हैं मुझे अपनी लाचारी पे हंसता भी हूं पर पत्थर हाथ में ही रह जाता है और मुहाफिज निकल जाता है सरकारी किसी तश्तरी में बैठकर अपनी आंखों में लिए फतह की चमक अपने बच्चों को सुनाने अपनी दिलेरी के किस्से ये गायब कराया हूं। दो और चेहरे पड़ोसी से मालूम हो रहे थे जब से कुछ खास ताकतें अता हुई हैं तफ्तीश में वक्त जाया नहीं करते मनमर्जियां किया करते हैं। मैं नहीं हूं तुम पर तुम सा हूं बहुत और तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम में और खुद में फर्क खत्म करना चाहते हैं इन्हें तुम्हारे हाथों में बंदूक नहीं आंखों में इंतकाम लेकर बस जारी कर दिए जाएंगे फरमान एक रात उतरेंगे जमीन पर काले बाज और सुबह होते होते तुम्हें गुमशुदा करार दे दिया जाएगा। तुम्हारी हर एक आह मुझे जख्मी छोड़ जाती है मैं मर जाता हूँ कुछ पल के लिए मान लेता हूँ मर चुका हूँ बहुत अरसा पहले का। मैं नहीं हूँ तुम पर तुम सा हूँ मैं नहीं हूं तुम पर तुम सा हूं बहुत इसलिए टकटकी लगाकर जब तुम्हारी अम्मी मेरी ओर देखती हैं तो कि शायद मेरे पास तुम्हारी कोई खबर होगी तो नजरें बचाकर निकल लेता हूं सामने से मुसलसल यही अफसोस करते हुए कि अगर यही होना था अंजाम तो गोली क्यों ना चलाई तुमने। और फिर सबसे नजरें चुराकर झेलम से कहता हुआ निकल जाता हूं कि अजहर का ख्याल रखना उसकी अम्मी तुम्हें दुआएं देगी।
जो रखे रह गए थे अलमारियों में, पहचान में नहीं आते कौन सा किसने दिया था। पुराने होने से पहले खराब हो गए तोहफे जो रखे रह गए थे अलमारियों में, पहचान में नहीं आते कौन सा किसने दिया था। तो कभी कभी फरेब के तौर पर संदूक खुलता है तो तुम्हारे नाम वाला तोहफा ढूंढने की कोशिश एक और बार हर बार की तरह खत्म नहीं होती, जब तक खुद से ये कह के संदूक बंद कर दोगे कुछ रह गए होंगे, शायद अगली मर्तबा अच्छे से लिखूंगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आते मुझे मालूम है तुम ही थे, मैं माफ कर देती तुम्हें, मैं इंतजार कर रही थी, माफ कर देती, तुम देर से पहुंचते पर जिंदा पहुंचते। तुम्हें क्या वहम हो गया था कि अपने ही लोग कुछ नहीं कहेंगे। तुम ही कहा करते थे कि नाके लगाकर भीड़िए खड़े रहते हैं, मुंह में खून लग चुके हैं, संभल के रहा करो। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि वो शर्मिंदा है, माफी की पेशकश भी की है, माफी रख दी है संभाल कर उन्हीं तोहफों के भी जो किसी काम के नहीं रहते। और मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि किसी बंदूक वाले ने तुमसे माफी मांगी थी क्या, देख के तुम्हारे हाथों में पास इसमें बंदूक नहीं थी, क्या था उसमें, उस तोहफे में क्या था फैजल। तुमने कहा था इस मर्तबा ये भी बताओगे कि मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ। देखो ना क्या क्या टूटा है, हकीकत कितनी भयानक है, दिल नहीं करता यकीन करने को। कभी कभी खुद से नजरें मिला लेती हूँ तो मान लेती हूँ कि तुम अब नहीं हो, और कभी कभी संदूक खोल के बैठ जाते हैं तुम्हारे नाम वाला तोहफा ढूंढने, यूं ही बस फरेब के तौर पर। अपने वहां खून बहा नहीं, जम गया आंख की पुतलियों में, चेहरों पे छोटे छोटे दाग आ गए और अमन वाली महामारी की चपेट में सारे कस्बे। पिछले अगस्त अपने वहां खून बहा नहीं, जम गया आंख की पुतलियों में, चेहरों पे छोटे छोटे दाग आ गए और अमन वाली महामारी की चपेट में सारे कस्बे। सोफी शाम होते ही बिना दीवार का सहारा लिए नहीं जा पाती है एक कमरे से दूसरे कमरे तक। हैंडीकैप शब्द का मतलब नहीं समझती, छोटी है, उसके स्वाभिमान का चोटिल होना भी बाकी है। उसके दादा रोज प्रधानमंत्री को खत लिखते हैं, वजीर आजम इतनी बर्बादी का पाप क्यों लेते हैं, सब छोड़ दीजिए। जमीन का टुकड़ा ही तो है, लोग परेशान, हम परेशान, फौज परेशान, आप परेशान, करवा देते हैं 2 टुकड़े इसके और करा देते हैं पार्सल, आधी जन्नत कराची आधी दिल्ली, और छोड़ देते हैं आवाम को देखने अच्छे दिन कान से। देता है शैतानी हंसी, उसे हड़बड़ाई भीड़ को देखने में मजा आता है, उसे कबूतरों के उस झुंड की याद आ जाती है जो शिकारी से बचने के सबक याद कर लेता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुनना, और दाना डलते उस पर टूट पड़ता है और जारी रहता है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुनना, और शिकारी के जाल में फंसकर भी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं चुनना, नाक की दिशा में चले जा रहे हैं। सब शहर मिलिट्रीज में बदल गया है, जंगल बचे नहीं, न जाने किसके डर से हमने शहर को सीसीटीवी के शामियानों से ढक दिया। शहर नींद में होने का बहाना करता है, जब रातों रात झुग्गियों के बीचों बीच टाउनशिप वाले बीज बो दिए जाते हैं, सुबह होते होते उगाते हैं ईंट और कंक्रीट के दानव जिनकी नाक के नीचे से निकलते हैं फ्लाईओवर इनकी सुरक्षा में तैनात वो इंतहा से करते हैं, सबके नीचे उत्पाद मचा रहे हैं। दिमाग में उसकी नौकरी अभी लगी है, जिसे घर खरीदना है, सपनों का घर, रुस्तम जी वाला पूरा 555 स्क्वायर फीट, जिसे वो खरीद सकता है सिर्फ 3 करोड़ 42 लाख रुपए में, या 20,000 की आसान 120 किश्तों। उसे यकीन है कि इतने अच्छे बिल्डर से काम नहीं जो बना कर देंगे उसे एक अच्छा सा घर, एक टूट सा बगीचा और 20 साल की गारंटी वाला ईएमआई का बड़ा सा पिंजरा, जिसके अंदर से बैठकर देखेगा और दुनिया, विंडो सीट पर बैठकर गिनेगा बच्चे की किश्तें, सिखा देगा अपने साथ अपने बच्चों को भी खुश रहना उस बक्से में से। बच्चे जिनके लिए सूरज एक वाली बिल्डिंग के पीछे से निकलता है और सी वाली बिल्डिंग के पीछे छुप जाता है। बच्चे जो रात को जहाज की लाइट को टूटता सितारा समझकर मंदिर में मांगते हैं, जिस बात का अंदाजा तक नहीं किससे में क्या नहीं आया। जायज भी है, परिंदे को पैदा होते ही पिंजरे में रख दिया जाए, उसे आसमान को देखकर बेचैनी नहीं होती, उसे अपनी गुलामी का एहसास नहीं होता। वहम की एक परत ढक के रखती है वहम की कई परतों। अपनी परेशानी छुपाकर चलने वाले सब एक जैसे दिखते हैं। शहर अपनी सहूलियत के लिए सबको एक जैसा कर देता है, जिनकी शिनाख्त के लिए भीड़ से दूरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत नजदीक से बहुत साफ नहीं दिखता।